हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। जैसे कि पिछले वीडियोस में मेरा बहुत लेंदी जा रहा था तो मैंने उसको स्टॉप कर दिया और उसी का ही सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। और मैंने आपको 4 रिजल्ट बताया ना, एक बार रिमाइंड कर लो। पहले रिजल्ट क्या होता था कि ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इज कॉन्टिन्यूस, है ना। दूसरे रिजल्ट क्या था, नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी था। क्या है वो, इफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट जेड इज इक्वल्स टू जेड पर अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू ऑफ एक्स एंड बी ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूस एंड सीआर इक्वेशन होल्ड्स एट दैट पॉइंट, है ना। उसका थर्ड रिजल्ट क्या था, थर्ड रिजल्ट ये था इफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट देन सीआर इक्वेशन होल्ड्स एट दैट पॉइंट। उसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बना था, इफ CR इक्वेशन डज नॉट होल्ड्स एट ए पॉइंट देन द फंक्शन नेवर डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, है ना। फोर्थ रिजल्ट क्या मैंने बताया था, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी मैंने बताया। क्या है वो, इफ द रियल पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन एफ यू ऑफ एक्स एंड बी ऑफ एक्स वाई आर कॉन्टिन्यूस एंड हैव ए कॉन्टिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एट ए पॉइंट जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट या फिर जेड पे, एंड इफ CR equation holds at a point z पे then the function f of z is equals to u of xy plus eta b of xy is differentiable at z। यह इतना था ना। और 4 रिजल्ट देकर मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको करवाया था। अभी मैं 5th रिजल्ट पे, आप 5th रिजल्ट को लिख लो। 5th रिजल्ट ये कहता है if a function f of z is equals to u of xy प्लस आयटा भी ऑफ एक्स वाई, मतलब इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट जेड पे, अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है देन रिजल्ट ये कहता है देन इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑफ द फॉर्म। देखो ये कि कौन कौन सी चीज़ इक्वल, हम मुझे बताओ, हम जानते हैं आपके पास सीआर इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स इज इक्वल्स टू भी वाई एंड और क्या है, यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी एक्स, यही तो होती है ना। तो ये रिजल्ट कहता है 4 बातें ट्रू होंगे। तो पहली बात ये हम बनाएंगे कि एफ डैश ऑफ जेड किसके इक्वल होंगे। देखो ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये नेट में आया हुआ रिजल्ट डायरेक्टली आया हुआ है। 4 मार्क मैंने MCQ में आया था, वो भी 7.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर इस रिजल्ट आपको याद हैं तो। देखो ट्रिक बहुत आसान है। देखो भैया आप तो एक काम कर लो, ये ux प्लस आयटा बी एक्स, एक बार u और v में x ही लिख दो, यहाँ से उठाओ। तो अगर देखो ये रिजल्ट क्या कहता है, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड ये अगर डिफरेंशिएबल है इस पर देन इट्स डेरिवेटिव्स एफ डैश ऑफ जेड इज गिवन बाई, ये एफ डैश जेड ये एक फॉर्म है। और अब बताओ सेकंड फॉर्म क्या होगा। सेकंड फॉर्म आप सीआर इक्वेशन यूज कर दो। एक बार इसको मैं यूज करता हूँ, इसको फिक्स रखता हूँ, तो फिक्स वाले को तो वैसे रख दो, ठीक है। और ux की जगह में क्या लिख पाऊंगा, भी वाई। ये एक और एक फॉर्म है। तीसरी फॉर्म क्या आएंगे, आपने इसको चेंज किया, भैया मैं अब इसको फिक्स रखता हूँ और मैं बोलता हूँ इसको मैं चेंज करता हूँ। भी एक्स की वैल्यू क्या है, भी एक्स की वैल्यू माइनस यू वाई होंगे, तो माइनस आयटा यू वाई, राइट। बात समझ रही हो। और चौथी पार्ट ये बनेंगे, दोनों को ही शिफ्ट कर दो, मतलब इसको अगर चेंज करोगे तो ये क्या बनेंगे, भी वाई बनेंगे, और इसको अगर चेंज करोगे माइनस आयटा यू वाई बनेंगे। बात समझ रही हो। तो ये जो 4 यूं ही एग्ज़ाम में आपको MCQ में आया हुआ था और आएंगे भी, ऐसे कई सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में आपको दूंगा।
ठीक है, लॉजिक क्या है, बस इतना ही। आपको ये जो है ना u ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा भी, इसको ये एफ ऑफ जेड था, है ना, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू, तो एफ डेस ऑफ जेड की जगह आप पहली तो ये लिख दो भैया विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों में कर दो यू एक्स प्लस आइटा भी एक्स, बस इतना तो आपको याद रखना है। एक बार इसको याद हो गया, सी आर इक्वेशन आपको पता है, पहली बार इसको चेंज कर लो, शिफ्ट करके इसको फिक्स कर दिया, ये आ गई एक फॉर्म। दूसरी बात, इसको चेंज किया, इसको फिक्स रख दिया, ये तीसरी आ गई। चौथी फॉर्म, दोनों को मैंने शिफ्ट कर दिया सी आर इक्वेशन से, ये आ गई। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, यह बना फिफ्थ रिजल्ट। और सिक्स्थ रिजल्ट आप लिख लो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन। हम तो एक सी आर इक्वेशन ये होता है हम जानते हैं, लेकिन कई सारे सी आर इक्वेशन होते हैं, तो वो होते हैं, आप लिख लो वो रिजल्ट, द फॉलोइंग आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सी आर इक्वेशन। पहली फॉर्म क्या होती है सी आर इक्वेशन का, हम जानते हैं कि अगर एफ ऑफ जेड अगर आपके पास u प्लस आइटा भी में है, देन सी आर इक्वेशन, पहली सी आर इक्वेशन ये बनेंगे यू एक्स इज इक्वल्स टू भी वाई एंड यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस भी एक्स। पहली सी आर इक्वेशन तो हम जानते हैं। दूसरी सी आर इक्वेशन ये बोलता है भैया उस फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव कर लो विद रिस्पेक्ट टू जेड बार से, जेड पे नहीं, जेड बार से कर लो। अगर वो ज़ीरो आया ना, तो वो भी इस फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर ये ज़ीरो नहीं आया तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है। क्लियर? तीसरी फॉर्म होता है कि सी आर इक्वेशन का आइटा को एफ एक्स से मल्टीपल कर दो, इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, अगर ये एफ वाई आ जाए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये भी एक सी आर फॉर्म का इक्वेशन है। स्टेटमेंट में एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आया भी हुआ है, समझ गई हो? तो ये होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन। आप मुझे बताएंगे कि सर ये सी आर इक्वेशन का डिफरेंट फॉर्म का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा, इतने फ़ायदा है ना, बहुत सारे फ़ायदा है। क्यों सर? क्योंकि देखो, अगर आपके पास फंक्शन कुछ ऐसे दिया, देखो मैंने पहली क्वेश्चन क्या लिया था, जेड स्क्वायर प्लस 1 लिखा था ना, मैंने क्या करा था उस टाइम, उसको मैंने x प्लस आइटा वाई के तोड़ दिया था, उसको स्क्वायर करके u ऑफ एक्स वाई ढूंढा, v ऑफ एक्स वाई ढूंढ के तब जाकर मैंने सी आर इक्वेशन यूज़ किया। लेकिन अगर मुझे ये सी आर इक्वेशन पता होगा, मुझे तो पता था, लेकिन जब तक मैंने डेवलप नहीं किया मैं यूज़ क्यों करूँ? तो यहाँ इसको मैं लगा देता यहाँ, तो कॉर्डली एफ बाई कॉर्डली जेड बार को मैं लेके चलता, तो क्या बनता ये जेड स्क्वायर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू जेड बार है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो ज़ीरो है। हाँ जी, सी अगर ऐसा है तो ये फंक्शन सी आर इक्वेशन होल्ड होगा, होल्ड हुआ था ना, या भूल गई हो? हुआ था, है क्या? तो ये देखो ये कितने फ़ायदे हैं। तो मैं आपको एक सेंटेंस बोल दूंगा, अगर फंक्शन आपका जेड के फॉर्म में है तो सी आर इक्वेशन आप इसको यूज़ करो ताकि आप जल्दी आंसर मिल जाओगे। अगर आपके फंक्शन में कुछ एफ ऑफ जेड, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x आइटा वाई इस टाइप में अगर है, तो आपको ये वाला सी आर इक्वेशन लगा लो, जल्दी आप पहुंच जाओगे अपने मंजिल पर। और ये भी लगा सकते हो, इसका मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x, दिस द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, ये सिक्स्थ रिजल्ट है। इतने ही 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती है किसी भी सी आर इक्वेशन का, चौथी आज तक तो नहीं निकाला गया। ठीक है, और मैं एक रिज़ल्ट आपको दे देता हूँ। 7th रिज़ल्ट एग्ज़ाम में कई बार आता है ये
एग्ज़ाम में स्टेटमेंट ही कई बार आते हैं, इसलिए मैं एक रिज़ल्ट को भी नहीं छोड़ता। आप अगर सर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कौन सी बुक फॉलो करूं, मैं आपको बताऊंगा। तो मैं जो बुक फॉलो करता हूं वो है ब्राउन चर्चिल का। समझ गए? पुन्नुस्वामी का किताब से, मतलब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ज़्यादातर पुन्नुस्वामी के किताब के बुक्स में से ही, वो वहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, पुट ऑफ होता है। पुन्नुस्वामी का किताब मुझे बहुत पसंद है और इतने डिटेल में वो काम करते हैं, मुझे तो बड़ा पसंद है। किताब पढ़ना चाहिए, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए आप मेरे नोट्सों में आप सीमित अगर रहोगे तब भी एग्ज़ाम हो जाएंगे। अगर आप सही से काम करोगे गारंटी हो जाएंगे भैया। ठीक है, तो 7th रिजल्ट, पोलर फॉर्म क्या होता है? किसका? CR इक्वेशन का। देखो, मैं इसका लॉजिक कई बार आया हुआ है एग्ज़ाम में। देखो, आपको मैं सिखाता हूँ, ये U लिखो, यहाँ B लिखो, यहाँ R लिखो, यहाँ थीटा लिखो। इस रिज़ल्ट को मैं सिखाता हूँ ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। देखो, अगर आप इसकी रेस्पेक्ट में कर रही हो ना, दैट मीन्स अगर कर्ली U बाई कर्ली R, अगर कर्ली V बाई कर्ली थीटा कर रही हो ना, ध्यान से, अगर आप इसकी सीधा कर रही हो ना विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव, तो उसको अगर इक्वल कर रहा हो, ये एक CR फॉर्म का इक्वेशन है, मतलब 1 क्यों मैं लिखूँ। समझ गए हो? अगर ऐसे करते हो ना सीधा सीधा और इक्वल टू लगाते हो ना, तो इसकी रिस्पेक्ट में तो 1/r यहाँ लिखो। कहाँ लिखना है 1/r? 1/r जहाँ आपको थीटा दिखाई देना, वहाँ हमेशा 1/r को मल्टीप्लाई कर लो। एंड और एक फॉर्म होता है, अगर आप इसकी रिस्पेक्ट में कर रही हो, ऐसे अगर कर रही हो, बस नेगेटिव रख दो, यही लॉजिक है। तो अगर मैं करूं तो कर्ली V बाई कर्ली R इज इक्वल्स टू -1/r टाइम कर्ली U बाई कर्ली थीटा, यही बनेंगे। ये होता है पोलर फॉर्म, CR इक्वेशन का पोलर फॉर्म। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधाएं, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको अच्छे लग रहे हैं या फिर आपको और हमारा काम को और अच्छे तरीके से क्या बना पाएं। ठीक है, तो चलते हैं। ये कैसे यूज़ करोगे ये पता हो गया। जहाँ थीटा दिखाई देंगे वहाँ 1/r मल्टीप्लाई कर सकते हो। भैया इस चीज़ को तो ऐसे भी एग्ज़ाम में आपको दिखाई देंगे, इस r को यहाँ मल्टीप्लाई करके r टाइम कर्ली U भाई कर्ली R बराबर कर्ली V भाई कर्ली थीटा, ऐसे भी तो दिखाई देंगे। क्या इसको भी मैं बताऊँ? क्या बता दिया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ से ऐसे भी तो आ सकते हैं। अगर सीधा कर रही हो, जहाँ थीटा दिखाई दे 1/r मल्टीप्लाई कर लो, वो आपके पास CR इक्वेशन का पोलर फॉर्म होता है। 7th रिजल्ट हो गई। अब मेरा समय आ गया है बच्चों, एक डेफिनेशन आप लिख लो, वो होता है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन का डेफिनेशन लिख लो। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म होती है? f of z इज इक्वल्स टू p of z बाई q of z। ये मैंने बताया q of z नॉन ज़ीरो होनी चाहिए ना। किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रही हो उसका नॉन ज़ीरो सियोरिटी आपको पता होनी चाहिए। तो रेशनल फंक्शन की ये डेफिनेशन होता है, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म p of z बाई q of z वेयर q of z इज नॉन ज़ीरो। ये क्या है? p of z q of z आर
nothing but there are polynomials is called a rational function. कितनी आसान डेफिनेशन है, ठीक है। जैसे कि व्हाट इज रेशनल नंबर क्या है, मतलब ये रेशनल फंक्शन जब आता है पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल, रेशनल नंबर अगर बोलता है इंटीजर अपन इंटीजर, तो बोलते थे सेम डेफिनेशन। क्लियर। अब मेरा समय आ गया कि एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन करने का सही समय आ गया, ठीक है। चलो फिर एनालिटिक फंक्शन का मैंने बताया अभी, एनालिटिक फंक्शन का डेफिनेशन जिसको नहीं आता है वो तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ ही नहीं सकता उसको, ठीक है। तो मैं लिखवा दूंगा, इस डेफिनेशन को मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे उसका तोड़ फोड़ करना है मुझे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसलिए मैं लिखवा दूंगा एनालिटिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है, ए फंक्शन f is said to be analytic at a point z is equals to z naught if there exists an open disk D centered at z naught such that f is differentiable at every point of the D। एवरी पॉइंट ऑफ द D क्यों मैं लिखूं, D लिख देता हूं, समझ रही हो। देखो क्या शानदार सा डेफिनेशन है, क्या बोल रहा है। इसको अगर मैं क्वांटिफायर फॉर्म लिखूं, क्वांटिफायर मैंने बताया ना बच्चों आपको, क्वांटिफायर फॉर्म्स अगर मैं लिखूं तो इतना तो आप लिख लो, ए फंक्शन f इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट z इज इक्वल z नॉट इफ। क्वांटिफायर्स फॉर्म जब लिखते हैं, जितने क्वांटिफायर्स यूज हैं वो सारे आप पहले लिखेंगे, है ना। तो ये देयर एग्जिस्ट होगा, है ना। देयर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क D सेंटर्ड एट z नॉट, है ना। उसके बाद ये एक क्वांटिफायर है और दूसरी क्वांटिफायर क्या है, ये है ना एवरी पॉइंट ऑफ D, है ना। फॉर एवरी पॉइंट ऑफ D, ये एक क्वांटिफायर है। और स्टेटमेंट क्या है, f इज डिफरेंशिएबल at every point of D। मतलब ऐसे में लिखने के बजाय क्या मैं लिखूं, मैं इसको थोड़ा मैनिपुलेशन कर देता हूं बच्चों ताकि आपको सही में आ जाए। ये दूसरी मैं एक बार लिख देता हूं, f इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ D। यही तो लिखूंगा अगर मैं क्वांटिफायर फॉर्म अगर मैं यूज करके लिखूं तो ऐसे ही तो लिखता, ठीक है। देखो एवरी पॉइंट, यहाँ भी एक क्वांटिफायर यूज हुए हैं, तो आप एक काम कर लो, वैसे ही अच्छा था, मैंने ठीक ही लिखा था, ठीक है। तो एवरी पॉइंट ऑफ z, मतलब इस एवरी पॉइंट को, ये एक क्वांटिफायर है, फॉर ऑल का क्वांटिफायर है। तो मुझे बताओ फॉर एवरी z में ले लेता हूँ
ऐसे, ये अब सही बना, f इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, देखो ये तो ओरिजिनल डेफिनेशन है। ओरिजिनल डेफिनेशन क्या बोलता है, ध्यान से सीख लो। ये बोलता है ए फंक्शन f इज ए सेट टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन आपका एनालिटिक कहा जाएगा, सेट टू बी नोन एज कॉल्ड, डेफिनेशन है ये, डेफिनेशन है ये। कब, जब उसके लिए एक ऐसा ओपन डिस्क डी आप मुझे लेके आ सकते हो। क्या एक ऐसा ओपन डिस्क डी आपको मिलेगा जेड नॉट को सेंटर मान के? कैन यू गिव सच एन ओपन डिस्क सेंटर एट जेड नॉट सच दैट वो फंक्शन जो आपने लिया था, वो फंक्शन उस डिस्क के हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है? समझ रही हो, यही तो लिखा है इसका मतलब। तब जाकर वो फंक्शन आपका एनालिटिक कहा जाएगा। ठीक है, हल्के में मत लेना, कितने भारी चीज़ यहाँ है उसको मैं समझाऊंगा। अगर मेरा ये कोई भी डोमेन, अगर ये है डोमेन तो है ना, ये कोई भी मान लो ये कोई डोमेन है, मतलब ये डिस्क मैंने बना दी, ठीक है, और मैं बोलता हूँ ये फंक्शन एक फंक्शन है भैया, ये फंक्शन f है, उसको मैं एनालिटिक बोलना चाहता हूँ। मान लो इस पॉइंट पर ये जेड नॉट पॉइंट है मेरा, तो उसके लिए क्या बनाना है, वो कह रहा है डेफिनेशन, इस फंक्शन को इस पॉइंट पर एनालिटिक कहा जाएगा, बोला जाएगा कब, जब इफ देर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क। ये ओपन डिस्क है भैया, मैंने बताया शुरू में ओपन डिस्क क्या होता है, बाउंड्री आपका नहीं है। अगर उसके लिए एक ऐसा ओपन डिस्क आपने बना पाओ, जेड नॉट को सेंटर मान के अगर ऐसा एक ओपन डिस्क बना पाओगे आप, जो कि फंक्शन के सारे इस पर ये फंक्शन आपका क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। समझ रही हो बात को? तो मैंने क्या बोला भैया, एक ऐसा एक ओपन डिस्क मैंने, देखो ये सेट कोई है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये मेरा डिस्क मैंने बना दी। अगर इस डिस्क के हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इस फंक्शन को इस पॉइंट पे एनालिटिक कहा जाएगा। यही तो एनालिसिस है। ठीक है, इसका नेगेशन क्या बनेंगे, नेगेशन कोई बच्चा लिख सकता है? नेगेशन ये बनेंगे, इसका पहले क्वांटिफायर फॉर्म्स हम लिख देंगे। क्वांटिफायर फॉर्म इसके लिए क्या बनेंगे, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट क्या, फॉर ऑल ओपन डिस्क डी सेंटर एट जेड नॉट को सेंटर मान के क्या मिले, फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट है ना, देयर एग्जिस्ट कम से कम ऐसा जेड मुझे मिलना चाहिए डी में जिसके साथ फंक्शन को गलत करना है, मतलब f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड। वाओ, व्हाट ब्यूटीफुल। नेगेशन कॉन्ट्रापोजिटिव तो आना चाहिए ना। तो मैं वर्ड में बोलूँगा कि भैया ए फंक्शन एफ इज सेट टू बी नॉट एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड इज योर जेड नॉट इफ फॉर एवरी ओपन डिस्क डी सेंटर्ड एट जेड नॉट विच कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ जेड, डी में से डोमेन में से एक ऐसा पॉइंट मिलेगा आपको सच दैट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। देखो उसको अगर मैं ऐसा, अगर मैं उसका नेगेशन अगर यहाँ आपको समझाऊँ, हर एक डिस्क के लिए हर एक डिस्क बनाओ, हर एक डिस्क के लिए इसको सेंटर मान के आपने बनाया एक डिस्क। मान लो ये Z1 यहाँ पॉइंट है और Z1 पे फंक्शन आपका अगर इज नॉट डिफरेंशिएबल,
अगर इस एक ऐसा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, ये क्या है, देयर एग्जिस्ट, कम से कम इस डोमेन, इस डिस्क में कम से कम एक ऐसा पॉइंट आपको मिलना चाहिए। अगर ऐसा डिस्क में से ऐसा एक अगर पॉइंट मुझे लेके आ सकते हो, मुझे दे सकते हो, जहाँ पर जिस पॉइंट पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो भैया हर एक डिस्क में जो आपने बनाया था Z0 को सेंटर मान के, वो जो फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा। This is the power of analytic function and the definition how you are claiming. कैसे आपको उस चीज़ों को समझ पा रहे हो, कैसे चीज़ों को जोड़ पाते हो, कैसे चीज़ों को नेगेशन कॉन्ट्रापोजिटिव लिख पाते हो। अगर इतने आप नहीं करोगे तो आगे तो कोई भी आके आपको पढ़ाओ ना, इस एग्ज़ाम को ज़िंदगी भर मैं फिर भी दूंगा, ज़िंदगी भर क्रैक नहीं कर पाओगे। ऐसे थोड़ी ना आसान है। ठीक है बच्चों, डरा नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। यही है डेफिनेशन, और मैंने वर्ड में भी, क्वांटिफायर फॉर्म में भी, नेगेशन, सारे का चीज़ मैंने लिखवा दिया। बच्चे के दिमाग में ये मैंने जो बिगिनर बच्चा है ना, वो गलती कर देता है, सर एनालिटिक फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन तो सेम ही होता है। ए भाई, इतने पाप कर रहा है ये बोल के। एनालिटिक फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन कभी भी सेम नहीं होगा। ये जो है ना, जब आपके पास डोमेन में आप काम करते हो ना, अगर कोई फंक्शन, एक ऐसे मैंने बोला, अगर कोई फंक्शन, इफ़ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन एट ए डोमेन डी, डोमेन पे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप उसके जगह एनालिटिक भी बोल सकते हो। जब तक आपको डोमेन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तब तक आप इस चीज़ दोनों को सेम मत बोल देना, नहीं तो जेल हो जाओगे, ठीक है। यही है एनालिटिक फंक्शन का डेफिनेशन। और मैंने जो जितने सारे फंक्शन बनाए, अभी मैं थीम आपको समझाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ मिटा दूंगा और उसके बाद में बात करूंगा। देखो, मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, f ऑफ z इज इक्वल्स टू z² प्लस 1 था, है ना। तो मैंने देखा कि हर एक पॉइंट पे CR इक्वेशन होल्ड कर रहा है, हर एक पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है। तो हर एक पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है, देखो माने ये ऐसा एक आपने डिस्क बनाया, ये ओपन डिस्क Z0 को सेंटर मान के एक डिस्क ऐसा बनाया जिस पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। यही तो डेफिनेशन है एनालिटिक का। तो ये फंक्शन एनालिटिक हो गया। यही तो मैं ये थीम को आपको समझाने के लिए मैंने इतने सारे प्रॉब्लम्स को करवाया, और एक झटके में मैं आपको सारे रिजल्ट्स दे दूंगा, ठीक है। चलो, दूसरी क्वेश्चन मेरा क्या था, साइन जेड दिया था, f ऑफ z इज इक्वल्स टू साइन जेड लिया था, और साइन जेड हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल था। तो हर एक पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है तो यही तो डेफिनेशन है एनालिटिक फंक्शन का। तो ये फंक्शन एनालिटिक हो गया, एवरीवेयर एनालिटिक है ना, एनालिटिक हो गई। वैसे ही साइन जेड बोलो, कॉस जेड, तो मैंने एक सेंटेंस लिखवा दिया था, जो 7 फंक्शन होते हैं ना संसार का, जो क्या मुझे पता नहीं, भगवान ने 7 नंबर को इतने इम्पोर्टेंट दिया है ना, 7 है ना, वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। क्यों? देखो, 7 रंग होते हैं ना, 7 कलर्स, 7 सुर होते हैं, है ना, 7 वॉइस, और क्या होते हैं, 7 ही ऐसे एंटायर फंक्शन है,
अभी तक मैंने एंटायर फंक्शन डिफाइन नहीं किया, तो एक बार डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। एंटायर फंक्शन का डेफिनेशन आप लिख लो। एंटायर फंक्शन का डेफिनेशन ये कहता है, इफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज एनालिटिक इन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड अ एंटायर फंक्शन। यानी कि अगर मैं उसको एक बार बोलूं, अगर कोई फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक है, उस फंक्शन को ही एंटायर, नाम से तो पता चलता है, एंटायर माने सारा, संसार के सारा। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिख लो, इफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज एनालिटिक एट इन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड द एंटायर फंक्शन। देखो, मैंने 7 रंग पे आया, 7 सुर होते हैं, 7 फेरे भी 7 होते हैं ना। नेट कर लो, नहीं तो एक भी फेरे आपके नहीं होंगे। ठीक है, नेट गेट JRF कर लो, नौकरी नहीं तो नहीं मिलेगी ना। ये तो मजाक की बात था। ठीक है, 7 रंग, 7 सुर, 7 फेरे और 7 ही एंटायर फंक्शन है। भगवान का ये जो 7 नंबर है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट सा नंबर है ना। तो देखो, मैंने जो बताया, जो 7 एंटायर फंक्शन कौन होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन और e⁻z, sin z, cos z और पॉलिनोमियल, और उसके बाद साइन हाइपरबोलिक z, कॉस हाइपरबोलिक z, ये जो 7 फंक्शन होते हैं ना, ये एंटायर फंक्शन होते हैं। और कोई फंक्शन अगर एंटायर है तो वो एवरीवेयर एनालिटिक है। जो फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक होता है वो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल तो है, और जो फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है वो फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस तो है। तो देखो, ये थीम को अगर मैं आपको पहली लाइन में बता था, ये इतने थीम आपको जरूरत क्या था? ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ हाउ, कैसे हम पढ़ाएंगे, यही तो हमको आना चाहिए ना। चीज़ें को पकड़ के हमको चलेंगे, तब जाकर हम कुछ बात बनेंगे। ठीक है, ये मैंने एंटायर फंक्शन का डेफिनेशन भी दे दिया, और हमारा काम अब से ख़त्म हो चुका है। और मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ से थोड़ा बताऊँगा कि कैसे होते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या था बच्चों? सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया था कि f ऑफ z, मैंने सेकंड पार्ट में लिया था कि रियल पार्ट ऑफ z, राइट। रियल पार्ट ऑफ z मैंने जब करा था कि हम जानते थे वहाँ क्या हो रहा था, CR इक्वेशन होल्ड नहीं करा था। कहाँ पे? किसी भी पॉइंट पे। भैया CR इक्वेशन होल्ड नहीं किया तो फंक्शन क्या नहीं था? डिफरेंशिएबल नहीं था। समझ रही हो? और कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, एनालिटिक काय का बनेगा? समझ रही हो? और एनालिटिक ही नहीं बना, वो एंटायर कैसे बनेंगे? समझ रही हो? यही तो मैं थीम आपको जनरेट करवाने के लिए इतने सारे प्रॉब्लम्स करवाया। हाँ, सिमिलरली f ऑफ z इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट्स पे हम काम कर रहे थे, ये भी डिफरेंशिएबल नहीं था। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो एनालिटिक ही नहीं है, जो एनालिटिक नहीं है वो एंटायर कैसे बनेंगे? This is the style how to teach any students for the complex analysis. ये मेरी गुरुजी का स्टाइल है, और मेरी गुरुजी को मैं इतना पसंद करता हूँ कि मैं किसी हीरो हीरोइंस को इतना फ़ैन नहीं हूँ जितना मेरे गुरुजी का मैं फ़ैन हूँ। समझ रही हो? और उसी स्टाइल को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और फॉलो भी करता रहूँगा ज़िंदगी भर। किस्मत से मिला है मुझे। आपको भी ये सोच आनी चाहिए कि आप कितने लक्की हैं। ठीक है, ज़िंदगी का आखिरी मौका है सीखने का, सीख लो एक बार,
जिंदगी बल्ले बल्ले भैया। ठीक है, चलो और क्या मैंने लिखवा था, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड कॉन्जुगेट लिया था ना, और ये क्या था, जेड कॉन्जुगेट तो भैया डिफरेंशिएबल नहीं था, डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं है, एनालिटिक नहीं है एंटायर भी नहीं है, ख़त्म। और एफ ऑफ जेड ये हुआ था कि मोड जेड था, मोड जेड क्या था, मोड जेड भी यही था ना, क्या एक बार उसको बोला है तो वो नहीं आ रहा था, वो अगर लेते थे वो नहीं आ रहा था, तो ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, एनालिटिक भी नहीं है, एंटायर भी नहीं है। समझ रही हो बात को? अब मैं जो अब रिजल्ट देने जा रहा हूँ वो ध्यान से सीखना है। चलते हैं, ठीक है। ये जो है ना 8 रिजल्ट, मैंने 7th रिजल्ट पढ़ाया आपको, 8th रिजल्ट को ये मान के चलो कि भैया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो है ना, ये जो 8th रिजल्ट है ना, दिस इज द लाइफ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये रिजल्ट पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लाइफ है, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए मैं आपको एक बार इस रिजल्ट को मैं लिखवा दूंगा कि आप लिख लो कि इफ ए फंक्शन, इफ ए, आप लिख लो, मैं नहीं लिखूंगा। इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक इन ए डोमेन, देखो मैंने क्या लिखा है, डोमेन लिखा है भैया। डोमेन अगर लिख दिया ना तो वो एनालिटिक बोलो या फिर डिफरेंशिएबल बोलो, वो एक ही बात है। लेकिन जब तक ये डोमेन आपको नहीं पता है, एनालिटिक डिफरेंशिएबल इक्वल है अगर बोल दोगे ना, कोई आपको जेल भेजेगा नहीं भेजेगा मुझे नहीं पता, मैं तो आपको भेज दूंगा जेल, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं जेल भिजवाऊंगा, मैं मजाक किया, ठीक है। तो यही है, दिस इज द लाइफ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये रिजल्ट आप इसको कैसे छोड़ पाओगे? जिस बच्चे ने ये रिजल्ट को छोड़ दिया वो तो जिंदगी को ही छोड़ दिया भैया। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट अगर है वो तो, बाकी स्टूडेंट्स के लिए तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, तो लिख लो वो रिजल्ट, इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक इन अ डोमेन देन इट इज अनकाउंटेबल इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स डिफरेंशिएबल। समझाता हूँ, मान लो ये देखो, डोमेन का डेफिनेशन क्या है, डोमेन का डेफिनेशन था अन ओपन कनेक्टेड सेट, ओपन होना चाहिए ना, ये मेरी अगर मैं सही से जाना था तो एक बार अच्छे से बना देंगे। डोमेन अगर है ना तो ओपन कनेक्टेड तो लेना पड़ेगा मुझे, बना दिया, ओपन है, इससे कनेक्टेड क्या हो सकता है। तो ये बोलता है, कोई पूछता है ये डोमेन है सर, हाँ ये फंक्शन है ना एनालिटिक है इस पर, इस डोमेन पे, अच्छा हाँ भैया एनालिटिक है तो थीम ये सुनो, एनालिटिक है तो क्या हुआ होगा भैया, एक ओपन डिस्क मिला होगा जिस पर फंक्शन इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स डिफरेंशिएबल है। भैया मैनी टाइम डिफरेंशिएबल है, ये डोमेन में अगर डिफरेंशिएबल है तो इस पूरे में भी तो ये पूरे हर एक पॉइंट पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है, यहाँ उस पॉइंट्स पे भी फंक्शन तो एनालिटिक होगा ना। ये लॉजिक है इसका समझने के लिए। तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव पावरफुल है कि नहीं, कोई फंक्शन अगर फाइनाइटली मैनी टाइम्स डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन नोवेयर एनालिटिक, ये बना उसका रिजल्ट, है ना। तो मैंने क्या बताया, इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक at a point in a domain then it is infinitely many times analytic। समझ रही हो? और 9th रिजल्ट को भी एक बार के लिए लिख दो, वो रिजल्ट नेट में कई बार आया हुआ है। ये रिजल्ट देखो कितने नेट का क्वेश्चन मैंने करवा दिया, क्वेश्चन है क्या, रिजल्ट है वो सारे थियोरम में। जिसको याद है
मैंने पहली वीडियो में कहा था, इस एग्ज़ाम को अगर कॉम्प्लेक्स में अगर 30 मार्क्स लाना चाहते हो, रिज़ल्ट को अच्छे से याद होनी चाहिए, फ्लुएंटली, वो भी मेरे जैसा, और कैलकुलेशन में आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तब लेके जाओगे यहाँ से मार्क्स। ठीक है, तो 9th रिजल्ट ये बोलता है, देखो बड़ा ही शानदार है, लिख लो, इफ ए फंक्शन एफ इज एनालिटिक इन ए डोमेन, कोई फंक्शन अगर डोमेन पे एनालिटिक है तो देन द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर, देखो ऑल ऑर्डर मैंने बताया किसका, u एंड u ऑफ एक्स वाई एंड v ऑफ एक्स वाई का जो ऑल ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो एग्जिस्ट होगा एंड कॉन्टिन्यूस भी बनेंगे, किस पर, इस पॉइंट पर z पर। उसके साथ साथ एंड कर्ली स्क्वायर u, अगर कर्ली x कर्ली y आप लिखोगे ना, वो कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली y कर्ली x ये इक्वल आएंगे। जब तक ये आपके कोई भी फंक्शन अगर डोमेन पे एनालिटिक है, तो देखो मेरी 4th रिजल्ट क्या था, कोई फंक्शन अगर एनालिटिक मतलब कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो क्या हो रहा था भैया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट कर रहा था और कॉन्टिन्यूस हो रहा था ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। लेकिन एक बार एनालिटिक अगर हो गई तो देखो ऑल ऑर्डर, आप इसके 50 ऑर्डर भी पार्शियल डेरिवेटिव्स करोगे ना, वो भी एग्जिस्ट होगा, कॉन्टिन्यूस भी आएंगे, 100 ऑर्डर की हर एक ऑर्डर के भैया वो एग्जिस्ट होगा, उसके साथ साथ कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो आप मुझे जो बता रहे थे कोई बच्चा डिफरेंशिएबल एंड एनालिटिक फंक्शन सेम होता है, क्या सेम होते हैं? अगर सेम होता, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होने से सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव्स क्यों एग्जिस्ट हुआ करता था, क्यों कॉन्टिन्यूस हुआ? सेम नहीं है, ये दिमाग में अगर आपके मन में भी बैठा हुआ है उसको निकाल दो, अभी साफ सुथरी हो जाओ। ठीक है, तो ये रिजल्ट बना। और इसके साथ साथ आप एंड भी का भी तो कर सकते हो, कर्ली स्क्वायर भी बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई, अगर कर्ली स्क्वायर भी बाई कर्ली वाई कर्ली एक्स लिख सकते हो। ये नेट में आया हुआ रिजल्ट है, पार्ट सी में आया हुआ है, सॉरी MCQ में आया हुआ था। समझ गए? जब तक आपको एनालिटिक नहीं पता तो ये नहीं खोलेंगे। ये योंग्स थ्योरम का स्टेटमेंट से ये लिखा गया है। मैं योंग्स थ्योरम जब रियल एनालिसिस पढ़ाऊंगा तब मैं इसका स्टेटमेंट दे दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ इतने ही याद रख लो। और 10th रिजल्ट आप लिख लो कि एनालिटिक सेट ऑफ एनालिटिक पॉइंट्स हमेशा ओपन सेट फॉर्म करती है। क्या मैंने बताया? सेट ऑफ ऑल एनालिटिक पॉइंट्स फॉर्म एन ओपन सेट। ये इतने खास नहीं है, लेकिन 11th एंड 12th रिजल्ट बड़ा ही शानदार है। तो 11th रिजल्ट लिख लो कि इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक एट सम पॉइंट, कुछ पॉइंट, समझ रही हो? अगर कोई फंक्शन कुछ पॉइंट पे एनालिटिक है तो वो हर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे एनालिटिक होगा। यही है, if a function is analytic at some point, then that function is analytic at uncountable number of points। ये 11th रिजल्ट है। 12th रिजल्ट को आप लिख लो। 12th रिजल्ट ये कहता है if a function f is differentiable at some point, कोई some point पे अगर differentiable है then that function is uncountable number of points differentiable होगा। then that function is differentiable at uncountable number of points। बस यही है, इतने ही। चैप्टर 2.1 मैंने कंसिडर किया। चैप्टर 2.1 में कुल मिला के 11-13 रिजल्ट ही है, और उसको जिस बच्चे ने भी एक रिजल्ट को भी स्किप किया तो वो
बहुत सारे चीज़ें उन्होंने खो दिया। ठीक है, तो अब चीज़ों को मैं जोड़ना चाहता हूँ। देखो, और मैं अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड लेता हूँ, देखो क्या बोला, मोड जेड का स्क्वायर अगर मैं ले लूँ, मोड का जेड स्क्वायर क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बनते हैं, राइट। मुझे बताओ यू एक्स क्या आएंगे, यू एक्स आएंगे 2x, राइट। यू वाई क्या आएंगे, ये भी 2y आएंगे, राइट। और मुझे बताओ भी एक्स क्या आएंगे 0 एंड भी वाई क्या आएंगे 0, राइट, है ना। समझ रही हो, यही क्वेश्चन है ना, हाँ यही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बना। तो मुझे बताओ भैया ये जो इसको इक्वल होना है, सी आर इक्वेशन मुझे सेटिस्फाई करना है, तो इसको इक्वल होना है, तो 2x इज इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, राइट। और इसका नेगेटिव होना है, तो दैट मीन्स 2y इज इक्वल्स टू 0 होना है, तो y बराबर 0 होना चाहिए। दैट मीन्स ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये जो फंक्शन कब सी आर इक्वेशन कब होल्ड करता है, सी आर इक्वेशन 0 0 पे होल्ड करता है। समझ रहे हो, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ ना बच्चों, इस टाइप से कुछ डायग्राम बनाए, मतलब इस फंक्शन ये जो मोड जेड है ना, सिर्फ इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। और मैंने 8th रिजल्ट क्या पढ़ाया था, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल एनालिटिक है किसी भी डोमेन पे, इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स डिफरेंशिएबल है, या फिर एनालिटिक बोलो डिफरेंशिएबल, एक ही बात, क्योंकि डोमेन में मैं काम कर रहा हूँ। तो सॉरी, उसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बनेंगे, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओनली फाइनाइट मैनी पॉइंट देन द फंक्शन नोवेयर एनालिटिक। क्या पावरफुल है, इसलिए तो मैंने लाइफ लिखा था इसके ऊपर। 8th रिजल्ट इज द लाइफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। देखो मैं बोलता हूँ, कोई बच्चा कहता है सर ये एक फंक्शन का देखो इतने पॉइंट है, मतलब 100 करोड़ पॉइंट है सर, यहाँ 100 करोड़ पॉइंट्स पे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है, क्या वो फंक्शन एनालिटिक होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी रिजल्ट दिया, किसी भी फंक्शन अगर फाइनाइटली मैंने ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, वो फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होगा, और कभी भी एनालिटिक नहीं होगा तो नोवेयर वो एंटायर भी नहीं होगा। तो देखो सर कितने भी बनाओ ना सर, आप इसको डेफिनेशन से बताओगे? क्यों नहीं बताएंगे। देखो मुझे अगर इस पॉइंट पे जाना है, देखो मैं ए से तो ड्रॉ कर पाऊंगा, ओपन डिस्क ए से इतने छोटे तो बना पाऊंगा, ठीक है। समझ गए हो? तो देखो ये फंक्शन मोड जेड स्क्वायर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो फाइनाइट तो है ना, तो वो कभी ये फंक्शन कभी भी नोवेयर एनालिटिक होगा। यही तो थीम है, ठीक है। और एक मैं फंक्शन बता के आज का लेक्चर में ख़त्म करवाऊंगा, वो है फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो, या फिर जो भी कुछ आपका चल रहा है उसी हिसाब से आपको मैनर से लिख लो। क्या है वो फंक्शन? 2x स्क्वायर प्लस वाई प्लस आयटा टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स। एक बार मैं इसको सबको मिटा दूंगा, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ से u ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना है? 2x स्क्वायर प्लस वाई है। v ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना है? वाई स्क्वायर माइनस एक्स है, राइट। मुझे बताओ पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई है? u x u y v x
भी वाई, क्या ये सारे कॉन्टिन्यूस है? बिल्कुल, ये भी पॉलिनोमियल है, इसका डेरिवेटिव भी पॉलिनोमियल है, ये तो सेटिस्फाई है। अब मुझे चेक करना है सी आर इक्वेशन क्या होल्ड करता है। सी आर इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? यू एक्स चाहिए, कॉर्ली यू बाई कॉर्ली एक्स क्या है? इतने, दैट मीन्स ये 4x आएंगे, है ना। और यू वाई क्या आएंगे? सिर्फ 1 आएंगे। भी एक्स क्या आएंगे? भी एक्स -1 आएंगे। एंड बी वाई क्या आएंगे? 2y आएंगे, राइट। मुझे क्या इक्वल करना है भैया? ये इक्वल होना है, दैट मीन्स इक्वल किसको होना है? 4x बराबर 2y होना है। ये नॉन ज़ीरो नंबर को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, या फिर 2 को कॉमन लेके मैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये नॉन ज़ीरो नंबर है, ये तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो दैट मीन्स x माइनस वाई को 0 होना पड़ेगा। उसका मतलब y इज इक्वल्स टू x, ये आ गई। मतलब मेरा क्या आ गया? अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, y इज इक्वल्स टू x क्या होता है? यही तो होते हैं, देखो मैंने अच्छे से बना दिया, वो भी प्योरली, ठीक है। ये y इज इक्वल्स टू x है, तो मैं आपको बताऊंगा मतलब ये क्या आया सर। अगर आप बताएंगे तो मैं बताऊंगा, ये जो फंक्शन आपने दिया था, ये फंक्शन इस पॉइंट पे y इज इक्वल्स टू x पे डिफरेंशिएबल, मतलब ये सारे इस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है मतलब ये सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आ रहा है? अगर इस पॉइंट पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये तो फाइनाइटली मैनी आएंगे, फाइनाइटली मैनी आएंगे, तो फाइनाइटली मैनी आएंगे तो रिजल्ट 8 क्या बोलता है? कॉन्ट्रापोजिटिव। If a function is differentiable only a finite number of points, then that function is nowhere analytic. तो बताओ ये फंक्शन एनालिटिक है क्या? nowhere analytic, और nowhere analytic है तो nowhere entire function। क्यों? अगर आप डेफिनेशन से बताएंगे उसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बनेंगे कि भैया हर एक डिस्क के लिए, हर एक ओपन डिस्क के लिए ऐसा फंक्शन आपको एक मिलना चाहिए, ऐसा पॉइंट डिस्क, अगर ये डिस्क है तो मान लो यहाँ कोई मेरा पॉइंट है, वो पॉइंट पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो फंक्शन एनालिटिक नहीं बनेंगे। यही तो देखो इस डिस्क के बाहर तो यह कितने पॉइंट है, इन्फानाइटली मैनी पॉइंट्स मिल रहा है जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इन्फानाइट क्यों? एक पॉइंट अगर मुझे मिला होगे, एक पॉइंट अगर दे दोगे जिस पॉइंट पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, उस फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं बनेंगे। डेफिनेशन से भी मैंने करवा दिया, थ्योरम्स का यूज करके भी मैंने करवा दिया। यही है, दिस इज द कंप्लीट चार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन। इसमें भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, अगर इतने रिजल्ट याद रख लो जिंदगी भर, ठीक है। बाकी सब तो आ जाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर 2.2 हार्मोनिक फंक्शन में पढ़ाऊँगा, और वो शुरू करूँगा और ख़त्म भी करूँगा। इसमें इस एनालिटिक फंक्शन में अगर किसी पे कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट्स या फिर कोई क्वेरी या फिर कोई दिक्कत आते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सअप करके, व्हाट्सअप नंबर में भी आप चैट कर सकते हो। अपने प्रॉब्लम्स, अपने क्वेरी को आप कंप्लीट विदाउट डाउट आप पूछ सकते हो, और मैं आपको सारे आपके डाउट्स को मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।